সব লোকে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे तूफानी रैली। चेन्नई में होगा रोड शो। अमित शाह समेत तमाम स्टार प्रचारक देश भर में संभाल रहे हैं मोर्चा। चुनाव नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बीआरएस के चुनाव आयोग से की राहुल गांधी की शिकायत। वहीं दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे तृणमूल नेता। पूर्व द्रमुक नेता और ड्रग माफिया जफर सादिक और उसके सहयोगियों पर चेन्नई समेत करीब 35 ठिकानों पर ईडी का छापा। कई अहम खुलासे की है उम्मीद। सीएए के अमल पर रोक की मांग से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार से मांगा था जवाब। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलेगी राहत या जेल में ही रहेंगे। गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर आज हाईकोर्ट में फैसला। के कविता की भी न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन। और आज से हिंदू नववर्ष का आरंभ। चैत्र नवरात्र पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना। गुड़ी पड़वा, उगादी और चेटीचंड समेत कई त्योहारों की खुली मिठास। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां इस समय महाविकास आघाडी दल की प्रेस वार्ता हो रही है। मत ट्रान्सफरचा हा जो प्रश्न तुम्ही उपस्थित केला, हे कुठलाही नाही, तीनही पक्षाचे कार्यकर्ते आणि खाली नेते हे जॉईंटली ही लढाई लढतील आणि महाराष्ट्रामध्ये आमच्या महाविकास आघाडीचे सगळे उमेदवार जिंकून येतील अशी परिस्थिती आहे। आज पहिल्या फेजमध्ये ज्या 5 लोकसभेच्या निवडणुका होतात त्या 5ही महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही जिंकणार अशी परिस्थिती आज विदर्भामध्ये आहे। 30 लाट पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। लोकांनी निवडणूक हातात घेतलेली आहे, जनतेने निवडणूक हातात घेतलेली आहे। काल तर तिथं पैसे देऊन लोक आणली चंद्रपूरला। लोक नरेंद्र मोदींचं भाषण सुरू झालं, लोक उठून चालली होती। ठीक आहे, आपले कॅमेरे तिकडे फिरत नाही, तो भाग वेगळा आहे। पण मी तुम्हाला सांगतो की कालची जी परिस्थिती पाहिली आणि मोदींजींचं जे रटाळ भाषण जे आहे, कायम काँग्रेसला शिवा देणं, मुस्लिमांना शिवा देणं, विभाजनाची वृत्ती ठेवणं, जनतेला काय देणार आहे तुम्ही? महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत्या, त्याच्यावर का नाही बोलले? महागाईवर का नाही बोलले? बेरोजगारी का नाही बोलले? गरिबांबद्दल का नाही बोलले? ते प्रश्न त्यांचा विषय नाही। आज देशाच्या प्रधानमंत्र्यांकडून जे काही अपेक्षा होत्या त्या सगळ्या भंग झालेल्या आहेत आणि यांचे उमेदवार नरेंद्र मोदींसाठी मत मागतात। कशासाठी? नरेंद्र यांचे सगळे संपलं यांचं काम, ते नरेंद्र मोदीला मतदान करा असं भाषण राज्यातले नेते आणि त्यांचे उमेदवार करतात आहे। जसं अल्लाह के नाम से दे दे बाबा असं वाला जे आहे ना मंत्र, तसंच परिस्थिती चाललेली आहे। पण नरेंद्र मोदींसाठी कशाला और त्यांना मत कशाला लोक करतील? महाराष्ट्रात शेतकरी सुखी नाही, बेरोजगार सुखी नाही, गरीब नाही, कोणी सुखी नाही, कशाला नरेंद्र मोदीला लोक मत मारतील? त्याच्यामुळे जी परिस्थिती भाजपची झालेली आहे आणि खरं तर आम्हाला आमचं संविधान आणि लोकशाही आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे, त्यासाठी आम्ही ही लढाई आहे। आणि महाराष्ट्रामध्ये आज जी काही परिस्थिती आहे, लोकांनी ते मानस केलेलं आहे। मतविभाजनाचे राजकारण जे बीजेपी करते आहे त्यालाही यावेळेस पूर्णविराम लागणार आहे, हे तुम्हाला निकालाच्या निर्णयामध्ये पाहायला मिळणार आहे। वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेण्यासाठी पण जुळलं नाही तर वंचित बहुजन आघाडी तुमच्या बरोबर नाही, याचा किती फटका मतांच्या राजकारणात तुम्हाला बसेल?
बघा, एक गोष्ट तुम्हाला पहिल्या प्रथम सांगितली गेलेली आहे. मला वाटतं जयंतराव आपण बोललात की ही महाविकास आघाडी जास्तीत जास्त व्यापक कशी होईल त्या दृष्टीने आम्ही आटोकाट प्रयत्न केले आणि मला खरंच या सर्व आमच्या सहकार्यांना धन्यवाद द्यायचे आहेत. तो मुंबई से महाविकास आघाड़ी की ये प्रेस वार्ता आप सुन रहे थे, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर के यानी कि उम्मीदवारों की किस तरह से घोषणा की जाएगी उसको लेकर के प्रेस वार्ता की जा रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं एनसीपी-एसपी 10 सीटों पर और शिवसेना यूबीटी 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और आइए बुलेटिन में विस्तार से बाकी की खबरों को जानते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान तेज हो गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। मतदान की तारीख नजदीक आते आते तमाम दलों के प्रचारक प्रचार के लिए मैदान में डट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीलीभीत सीट से इस बार भाजपा से वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। यूपी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का चुनावी दौरा करेंगे। पीलीभीत के बाद आज पीएम की दूसरी जनसभा मध्य प्रदेश के बालाघाट में होगी। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में दोपहर 2:30 बजे ये सभा होगी। बालाघाट में बीजेपी प्रत्याशी भारती पारथी, कांग्रेस के सम्राट सारस्वत और बीएसपी के कंकर मुंचारे के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज ही तमिलनाडु भी पहुंचेंगे। राज्य के अपने 2 दिवसीय चुनावी दौरे के पहले दिन पीएम आज शाम चेन्नई में रोड शो करेंगे, जो दक्षिण चेन्नई और मध्य चेन्नई लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। दक्षिण चेन्नई सीट से भाजपा की तमिलसाई सुंदरराजन उम्मीदवार हैं, जबकि मध्य चेन्नई सीट से पार्टी के विनोद पी सेल्वम द्रमुक के वरिष्ठ नेता दयानिधि मारन के खिलाफ मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बालाघाट दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि चुनाव अभियान में उनकी उपस्थिति प्रदेश को एक नई प्रकार की ऊर्जा देगी। आज के दिन हमारा सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे अपने प्रदेश में आ रहे हैं। बालाघाट के चुनाव अभियान में उनका उपस्थिति यह प्रदेश को एक नया प्रकार का एक ताकत संबल ऊर्जा देगी और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी में प्रदेश हुआ है, पूरा देश हुआ है, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश और जोर शोर से अपने अभियान में भी लगेगा और जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से दिख रहा है निश्चित रूप से मोदी जी को मिलेगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। डीडी न्यूज से बात करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि भाजपा इस बार मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाघाट पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत आश्वस्त नजर आ रही है। प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। प्रहलाद जी, हम जहां देख रहा हूं 400 पार के पोस्टर लगे हुए हैं, इतना आश्वासन, मतलब इतना आश्वस्त कैसे बीजेपी लगी? मुझे लगता है कि संकल्प बड़ी चीज होती है। 2014 में हमने कहा था कि 272 प्लस, हम 282 आए। 2019 में हमने कहा 300 प्लस, हम 303 आए। इस बार का लक्ष्य है 370 प्लस बीजेपी, 400 पार एनडीए। ये हमारा संकल्प है और मुझे लगता है कि हमने 2 बार वो संकल्प पूरा किया है। इस बार भी ये संकल्प पूरा होगा। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये अहंकार भी नहीं है, ये आत्मविश्वास है। और जो काम किया है, हमारा नेतृत्व इतना प्रखर है, जैसे देश में क्या दुनिया में मान्यता मिलती है। भारत माता का यश बढ़ाने वाला कोई नेता अगर है तो वो नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी भी आदिवासी इलाकों में पहुंच रहे हैं, शहडोल पहुंचे हैं और अन्य जगहों पर पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जनजातीय वर्ग को साथ देगी। पूरा फोर्स। पहला राष्ट्रपति आदिवासी बना है मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए। फिर जितनी भी योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं में कांग्रेस का योगदान कहाँ है, सिवाय आश्वासन और बांटने के। इसलिए हमने जातियां जो प्रधानमंत्री ने कही हैं कि आज की तारीख में गरीब एक जाति है, किसान एक जाति है, महिला एक जाति है, युवा एक जाति है, जरा उस पर बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। 29 में से कितनी इस बार? 29 में से 29। 29 में से 29 का दावा प्रहलाद पटेल जी कर रहे हैं इस बार और उनका यही मानना है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के इन रैलियों के जरिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा असर हर वर्ग के
होगा, पार्टी अपनी बात पहुंचाने में सफल होती हुई दिखाई। कैमरामैन गौरव के साथ आतिश श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, बालाघाट। वरिष्ठ भाजपा नेता, पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज असम के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह असम के लखीमपुर संसदीय क्षेत्र के चुकुली भोरिया इलाके में एक सार्वजनिक सभा करेंगे। लखीमपुर सीट भाजपा के पास है, जहां से मौजूदा सांसद प्रदान बरुआ कांग्रेस नेता उदय शंकर हजारिका के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद अमित शाह डिब्रूगढ़ संसदीय क्षेत्र में चालिहा नगर से थाना चारियाली तक एक रोड शो भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। सोनोवाल के खिलाफ कांग्रेस की सहयोगी पार्टी असम जातीय परिषद के लुरिनज्योति गोगोई मैदान में है। पूर्व मुख्यमंत्री सोनोवाल और लुरिनज्योति गोगोई दोनों ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व पदाधिकारी हैं। भारत राष्ट्रीय समिति ने पूर्ववर्ती बीआरएस सरकार के दौरान फोन टैपिंग को लेकर उसके अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 6 अप्रैल को कांग्रेस की एक रैली में दिए गए भाषण में राहुल गांधी ने चुनाव नियमों का उल्लंघन किया। बीआरएस ने निर्वाचन आयोग से राहुल गांधी के बयानों की तुरंत जांच कराने और उनके दावों के समर्थन में सबूत मांगने को कहा। टीम के नेता कनिमोझी ने कहा है कि इस समय देश में सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने वाले ही नहीं चाहिए, बल्कि महागठबंधन को चुनाव भी जीतना होगा ताकि सरकार बदली जा सके। बंद कर दिए गए हैं। So that we don't need just only voices to speak against the government. We need to change the government. और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी नेता और सारण से पहली बार चुनाव लड़ रही रोहिणी आचार्य ने कहा है कि नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों को पनाह दी जा रही है। ये नवरात्रि में माँ दुर्गा बेटी बहन लोग का पूजा किया जाता है। मेरी आग्रह है कि आप लोग भी सब कोई अपनी इस बेटी को प्यार दुलार और इज्जत सम्मान दीजिए। ये बेटी भरोसा दिलाती है कि ये सबका सेवा करेगी ना। हम लोग तो जनता के साथ, मेरी जनता की प्यार मोहब्बत से जीत मेरी होगी। वो उनको ताकत पूरा लगाने दीजिए। ईडी सीबीआई जितना भी है प्रशासन सब उनके सपोर्ट में है। मेरे सपोर्ट में मेरी जनता है, मेरी सारण की जनता, माताएं बहनें। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापसी के बाद कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने बताया कि इनमें से 1491 पुरुष और 134 महिलाएं हैं। इस चरण में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। गौरतलब है कि 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में मतदान हो रहा है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए कुल 1206 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें मणिपुर सीट के 4 उम्मीदवार भी शामिल हैं। दूसरे चरण के लिए होने वाली 88 सीटों पर 2633 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। केरल की 20 सीटों पर सबसे अधिक 500 नामांकन दाखिल किए गए, जबकि उसके बाद कर्नाटक में 491 नामांकन 14 सीटों के लिए दाखिल किए गए। सबसे कम त्रिपुरा के लिए 14 नामांकन दाखिल किए गए, जबकि महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर सबसे अधिक नामांकन 92 दाखिल किए गए। और इसके साथ ही 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बीआरएस नेता के कविता को नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट से आज के कविता को राहत नहीं मिली है और 23 अप्रैल तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी हैं के कविता और आज कोर्ट में फिर सुनवाई होनी थी। जमानत को लेकर के बीआरएस नेता के कविता को नहीं मिली किसी तरह की राहत। 15 मार्च को के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया था और आज दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी हैं के कविता और उनको नहीं मिली है किसी तरह की राहत। 23 अप्रैल तक बीआरएस नेता के कविता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी हैं के कविता। आपको बता दें कि 15 मार्च को ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया था। बीआरएस नेता के कविता को किसी तरह की राहत आज राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली है, बल्कि 23 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी के कविता को आज राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन 23 अप्रैल तक ये न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी के कविता की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक ये न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। के कविता को लेकर के 15 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में। इससे पहले भी जमानत अर्जी के कविता की तरफ से दाखिल की गई थी, लेकिन तब भी उन्हें जमानत नहीं मिली थी और आज एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और 23 अप्रैल तक ये न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में के कविता को 15 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और पिछली सुनवाई में के कविता के वकील ने अदालत से बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था। आपको बता दें कि ईडी का आरोप है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता उस साउथ ग्रुप की अहम सदस्य थी, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं विकास सारथी से बात करते हैं। विकास सारथी, आज फिर न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है के कविता की और 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिल्कुल, देखिए उनको अगर आप देखें उन्होंने एक जमानत याचिका भी इससे पहले दाखिल की थी, जिसका ईडी ने विरोध किया था और वो रिजेक्ट भी हो गई थी। तो उसके बाद आज जब उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हुई, उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने एक बार फिर ये कहा कि 14 दिन तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ईडी अभी नहीं चाहता कि कविता किसी भी तरह न्यायिक हिरासत से बाहर हो, ताकि वो जो जांच चल रही है उसको प्रभावित करें या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करें। हम याद करें कि इससे जो ऑर्डर अभी आया है हाल ही में, जब उनका बेल रिजेक्ट किया गया है, तब कोर्ट ने भी ये माना कि प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि उन्होंने एविडेंस डिस्ट्रक्शन किए। इसके अलावा उन्होंने गवाहों को प्रभावित करने की जो बात है ईडी के आरोप है, उनमें भी कुछ तथ्य लगे कोर्ट को, और इसीलिए कोर्ट ने उनकी क्योंकि बेल भी रिजेक्ट की थी, आज एक बार फिर उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसको 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। यानी अभी उनको तिहाड़ जेल में 23 अप्रैल तक रहना होगा कम से कम। इस बीच में हालांकि उनकी एक नियमित जमानत की जो याचिका है उस पर भी अभी सुनवाई होनी है, जिस पर 16 अप्रैल को कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन आज का जो आदेश है उसके मुताबिक उन्हें 23 अप्रैल तक अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। विकास, दोनों पक्षों की अगर बात की जाए तो दोनों पक्षकारों की तरफ से क्या कुछ दलीलें आज पेश की गई थी और उसके बाद जज ने यह माना कि नहीं, न्यायिक हिरासत में ही 23 अप्रैल तक के कविता को रहना होगा? देखिए, जहां तक सबसे पहले बात के कविता के वकीलों की करें तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब पूछताछ ईडी कर चुकी है और ईडी अब खुद अपनी रिमांड नहीं मांग रही है, पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में उनको नहीं देने के लिए मांग नहीं कर रही है, तो न्यायिक हिरासत में रखने से क्या उद्देश्य पूरा होगा कि ईडी का, ये बड़ी दलील थी कि कविता के वकीलों की तरफ से। हालांकि इसमें ईडी ने, जैसा हमने पहले भी कहा कि आर्ग्यूमेंट्स के जब जमानत पर जब बहस हो रही तब भी ईडी ने कहा था कि कविता एक प्रभावशाली व्यक्ति है, नेता है, बीआरएस की बड़ी नेता है तेलंगाना की, जो प्रभावित कर सकती हैं गवाहों को। और इसके अलावा एक बात और यहाँ पर भी हुई कि सीबीआई ने भी अनुमति मांगी हुई है इसी कोर्ट से कि वो भी पूछताछ करना चाहते हैं कि कविता से, जिसको कि कोर्ट अनुमति दे चुका है। और
आने वाले दिनों में सीबीआई भी पूछताछ कर सकता है तिहाड़ जेल जाकर के। न्यायिक हिरासत में ही सीबीआई पूछताछ करेगी फिलहाल, तो वो ही एक वजह है जिसके चलते न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। और इसी के चलते पहले भी उनकी जो जमानत याचिका थी वो कोर्ट ने रद्द कर दिया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं के कविता, और इसी ग्राउंड पर 23 अप्रैल तक के कविता को न्यायिक हिरासत में रहना होगा। ये बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि जलवायु परिवर्तन जीवन के अधिकार की संवैधानिक गारंटी को प्रभावित करता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि जलवायु संरक्षण के उपायों पर ठोस कदम उठाए और नागरिकों को मिले अधिकारों को जीवंत रखे। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है, जबकि अनुच्छेद 14 बताता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के आधार पर समानता और कानूनों का समान संरक्षण मिलेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी नीति और नियम कायदों के बावजूद क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को पहचानने और इससे निपटने की कोशिश के बावजूद देश में कोई एकल या व्यापक कानून नहीं है जो क्लाइमेट चेंज और संबंधित चिंताओं से संबंधित हो। कोर्ट ने आगे कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के sustainable ceasefire and the immediate and unconditional release of all hostages. India's position on the conflict has been clearly articulated on more than one occasion by our leadership. और चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इस नए संवत्सर 2081 की शुरुआत की आज से हो रही है। आज हिंदू नववर्ष का शुभारंभ हुआ है। आज मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना का विधान है। आज के दिन कलश स्थापना करने के बाद माता की पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार और आरती करने से मां शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री बताया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा और उपासना करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। उत्तम स्वास्थ्य के साथ ही सुख और सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। और नवरात्रि के पहले दिन कटरा में स्थित प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर आयात किए हुए रंग बिरंगे फूलों से सज गया है। ग्लेडियोलस, कॉर्नेशंस, लिलियम, एंथुरियम, ऑर्किड जैसे फूलों की सुंदरता से सजा मंदिर देखते ही बनता है। आयात किए हुए फूलों की खूबी होती है कि वह कई दिनों तक ताजा रहते हैं। इस अवसर पर भक्त भाव विभोर होकर जयकारे लगा रहे हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन के मौके पर दंतेवाड़ा स्थित बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में लगा है श्रद्धालुओं का तांता। मंदिर के पुजारी के अनुसार मां दंतेश्वरी के दरबार में लगभग 600 से 800 वर्ष पहले से चैत्र नवरात्र मनाया जा रहा है। माता के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालु यहां हर साल शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र के अवसर पर ज्योत जलाते हैं। दंतेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए देश विदेशों से श्रद्धालु आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं।
वहीं सऊदी अरब में कल ईद मनाई जाएगी। सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट ने इसकी घोषणा की है। इस साल रमजान का महीना 11 मार्च से शुरू हुआ था। मुसलमानों के पवित्र माह रमजान के अंत में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। रमजान का महीना जैसे ही अंत की ओर बढ़ता है, वैसे ही दुनिया के करीब 1.9 अरब मुस्लिम उम्मीद करते हैं कि आसमान साफ रहे। इस्लाम के त्योहार और उनके रीति रिवाज चंद्रमा पर आधारित हिजरी कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।